हेलो। सेमेस्टर 2 का अभी लास्ट मेन पेपर बचा है सी प्रोग्रामिंग। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट हम लोग मॉड्यूल वाइज वेटेज देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि थियोरी कितने मार्क्स का आता है, प्रोग्राम्स कितने मार्क्स के आते हैं, थियोरी का परसेंट वेटेज कितना है, प्रोग्राम्स का परसेंटेज वेटेज कितना है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर ये जो अपना पेपर है, वो जो 60 मार्क्स का पेपर है, ये 60 मार्क्स का पेपर कैसे हो सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पेपर का पैटर्न डिस्कस करेंगे, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फाइनली हम लोग मॉड्यूल वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे और उसके इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सी प्रोग्रामिंग का इंपॉर्टेंट डिस्कशन। तो सबसे फर्स्ट सी प्रोग्रामिंग में अपने को इतने मॉड्यूल्स है, टोटल 5 मॉड्यूल्स है अभी के रेड्यूस सिलेबस में। तो ये मॉड्यूल्स कौन से हैं? सबसे फर्स्ट है फंडामेंटल्स ऑफ सी लैंग्वेज या फिर फंडामेंटल्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग। सेकेंड मॉड्यूल है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। उसके बाद थर्ड मॉड्यूल है फंक्शंस। फोर्थ मॉड्यूल है एरेज एंड स्ट्रिंग्स और फिफ्थ मॉड्यूल है स्ट्रक्चर एंड यूनियन। तो ये जो 5 मॉड्यूल है, इतने 5 मॉड्यूल है अपने को सिलेबस में। और इसका जो मॉड्यूल नंबर 6 होता है पॉइंटर्स, वो इस बार इस सिलेबस में अपने को जो पेपर आने वाला है उसमें डिलीटेड सिलेबस है, वो रिड्यूस सिलेबस है। तो इसलिए पॉइंटर्स के क्वेश्चंस तो नहीं आने वाले। तो इस 5 मॉड्यूल्स के ऊपर अपने को 60 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। ये जो टोटल पेपर है वो 60 मार्क्स का पेपर है। और इसमें 60 मार्क्स में यूनिट टेस्ट कितने मार्क्स का हुआ था अपना? यूनिट टेस्ट हुआ था अपना, 2 यूनिट टेस्ट हुआ था 15 मार्क्स का। तो उसका एवरेज लिया जाता है 15 मार्क्स का यूनिट टेस्ट और ये 60 मार्क्स का एंड सेमेस्टर का एग्जाम। तो ऐसा टोटल 75 मार्क्स का ये पेपर है एंड सेमेस्टर और यूनिट टेस्ट मिला के। तो अभी अपने को एंड सेमेस्टर के ऊपर कंप्लीट फोकस करना है, क्योंकि यूनिट टेस्ट का मार्क्स कितना मिला है अपने को वो अपने को अच्छे से पता है। और अपने को अभी 60 मार्क्स में सबसे फर्स्ट पास होने के लिए अटेम्प्ट करना है, फिर उसके बाद स्कोर करने के लिए अटेम्प्ट करना है। तो पास होने के लिए कैसे स्ट्रैटेजी अपनी होनी चाहिए इस पेपर के लिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट ये जो 60 मार्क्स का पेपर है अपना, उसमें सबसे फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे पैटर्न, पेपर पैटर्न कैसे आएगा। और उसके बाद डिस्कस करेंगे इसका वेटेज, डिस्कस करेंगे इस मॉडल्स के। सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 1 आता है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में अपने को कंपलसरी क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 1। और उस कंपलसरी क्वेश्चन में अपने को 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और उसमें से अपने को 3 क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है, मतलब 5 में से 3 क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। हर एक क्वेश्चन इसमें, ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 क्वेश्चन रहते हैं ना। उस हर एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का होता है इस पेपर में। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है अपना, जिसमें अपने को एनी 3 सॉल्व करना है 15 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे लिखते हैं एनी 3 सॉल्व करना है अपने को। और एक क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे 5 मार्क का, सॉल्व 5 मार्क का रहेगा। एनी 3 इसमें सॉल्व करना है और एक क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स का। तो टोटल अपने को यहाँ पे 5 क्वेश्चंस गिवन रहेंगे, उसमें से अपने को 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है। और बेसिकली इसमें थियोरी वाले क्वेश्चंस आते हैं और एक आधा न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नहीं प्रोग्राम आ सकता है, या फिर प्रोग्राम को सॉल्व करने का, आउटपुट निकालने का क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 और 6, इन 5 क्वेश्चन में से अपने को कोई भी 3 सॉल्व करना रहता है। तो उसका पैटर्न क्या रहता है? सपोज करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 2 का ये ए पार्ट, ये बी पार्ट और ये सी पार्ट। तो ऐसे 3 पार्ट रहेंगे हर एक क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा 3 पार्ट है, तो क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 ये बाकी क्वेश्चन में भी ऐसे ही पार्ट रहेंगे। और क्वेश्चन नंबर ए का जो मार्क्स रहेंगे, उसका मार्क्स रहेगा 6 मार्क्स का, ये क्वेश्चन रहेगा। फिर ये वाला क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स का और ये वाला क्वेश्चन रहेगा 4 मार्क्स का। तो ये जो सेम फॉलो है ना, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हो रहा है। तो इतना क्लियर है अपने को, पैटर्न थोड़ा थोड़ा समझ रहा है कैसे आने वाला है क्वेश्चन पेपर में। क्वेश्चन नंबर 1 में एनी 3 अपने को सॉल्व करना है 5 मार्क्स का ईच। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में 3 ऑप्शंस रह गए, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 4 5 और 6 में 3 सब क्वेश्चंस रह गए और सब क्वेश्चंस के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी फिक्स है। फर्स्ट क्वेश्चन है 6 मार्क्स का, सेकंड क्वेश्चन है 5 मार्क्स का और थर्ड क्वेश्चन है 4 मार्क्स का। अभी ये जो सब क्वेश्चंस है, इसमें थियोरी भी होगा और प्रोग्राम्स भी होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स
ये जो सब क्वेश्चन है इसमें से 2 प्रोग्राम होंगे और एक थियोरी होगा, 2 प्रोग्राम एक थियोरी, 2 प्रोग्राम एक थियोरी, या फिर कभी कभी 2 थियोरी और एक प्रोग्राम। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 तक चलेगा ऐसा। तो ये टोटल 6 क्वेश्चन है अपने, और टोटल पेपर ये कितने मार्क्स का होता है, फिर 90 मार्क्स का ये पेपर होता है ऑप्शंस के साथ। और अपने को अटेम्प्ट कितने मार्क्स का करना है, 60 मार्क्स मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है अपने को। तो टोटल ये बनेगा 90 मार्क्स का, और अपने को अटेम्प्ट करना है 60 मार्क्स का मैक्सिमम अटेम्प्ट। अभी वेटेज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ सी लैंग्वेज या फिर सी प्रोग्रामिंग। अभी इस वेटेज में सबसे फर्स्ट हम लोग थियोरेटिकल वेटेज के बारे में बात करते हैं, मतलब थियोरी के क्वेश्चंस कितने मार्क्स के आने वाले इस मॉड्यूल्स में से। जो सबसे फर्स्ट मॉड्यूल है फंडामेंटल्स ऑफ सी लैंग्वेज, उसमें जो थियोरी का पार्ट आएगा, थियोरी के क्वेश्चंस आएंगे वो 20 मार्क्स के थियोरी के क्वेश्चंस आएंगे। तो उसको यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे 20 मार्क्स के थियोरी के क्वेश्चंस आएंगे, तो इसीलिए इसको 20T लिखते हैं। यहाँ पे 20 मार्क्स के थियोरी क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद है मॉड्यूल नंबर 2। मॉड्यूल नंबर 2 में एक ही क्वेश्चन आ सकता है 5 मार्क्स के लिए, थियोरी के लिए एक ही क्वेश्चन आ सकता है 5 मार्क्स के लिए, या फिर 4 मार्क्स के लिए, ज्यादा तो 5 मार्क्स के लिए आ सकता है। उसके बाद फंक्शंस, ये जो चैप्टर है इसमें थियोरी के लिए आ सकता है 13 मार्क्स के लिए, थियोरी के लिए आ सकता है इस चैप्टर में से। इस चैप्टर में से 13 मार्क्स के लिए थियोरी आ सकता है। और उसके बाद मॉड्यूल नंबर 4 है एरेज एंड स्ट्रिंग्स। इस चैप्टर में से कोई भी थियोरी का क्वेश्चन नहीं आता, नॉर्मली सिर्फ प्रोग्राम्स पूछे जाते हैं इस मॉड्यूल में से, तो यहाँ पे थियोरी का क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद है लास्ट मॉड्यूल स्ट्रक्चर एंड यूनियन। इसमें से भी एक थियोरी का क्वेश्चन आ सकता है, तो वो थियोरी का क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स का, एक थियोरी का क्वेश्चन रहेगा। तो अगर अभी हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये टोटल थियोरी कितने मार्क्स का हो रहा है, तो यहाँ पे कितना हो रहा है 20 + 5 25, 25 + 5 30, और 30 + 13 मतलब 43 मार्क्स का थियोरी हो रहा है। लेकिन ये 43 मार्क्स आउट ऑफ 60 नहीं है, ये 43 मार्क्स आउट ऑफ 90 है। 43 मार्क्स का थियोरी पेपर में आने वाला है आसपास 43 से 45, लेकिन 90 मार्क्स में से। इसका मतलब हम लोग अप्रोक्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि 50 मार्क्स का थियोरी होगा और 50 मार्क्स का प्रोग्राम्स अपने को अटेम्प्ट करना होगा। या फिर हम लोग ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि थियोरी कम आ सकता है, 45% तक तो थियोरी आएगा और 55% प्रोग्राम आएगा। तो अपने को प्रोग्राम और थियोरी का इक्वल बैलेंस बना के चलना है। मेनली फोकस ज्यादा थियोरी पे करना है, थियोरी को में कंसेप्ट को क्लियर करना है, फिर प्रोग्राम हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। तो इसीलिए तो इतना वेटेज क्लियर हुआ अपने को। थियोरी पेपर की थियोरी के क्वेश्चंस आएंगे आसपास 43 मार्क्स के पास, थियोरी के क्वेश्चंस आएंगे। और बाकी जो आएंगे वो सिर्फ प्रोग्राम्स के क्वेश्चंस आएंगे, या फिर प्रोग्राम का आउटपुट निकालने वाले क्वेश्चंस आएंगे, और बस। और इसके बाद इसमें अभी प्रोग्राम्स के क्वेश्चंस कितने कितने मार्क्स के आएंगे। तो फर्स्ट जो मॉड्यूल है, फर्स्ट मॉड्यूल में से बेसिक वाले जो प्रोग्राम्स होते हैं वैसे आ सकते हैं। तो वैसे इसमें 2 प्रोग्राम्स आ सकते हैं 6 मार्क्स के लिए, तो इसीलिए यहाँ पे लिखते हैं 2 प्रोग्राम्स आ गए तो 6 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे 12 मार्क्स के प्रोग्राम्स हो गए फर्स्ट चैप्टर से ही। उसके बाद कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में प्रोग्राम्स, इफ लैडर वो सब के प्रोग्राम्स होते हैं, तो उसको भी यहाँ पे इंक्लूड किया है। और उसके बाद ये जो फंक्शंस जो चैप्टर है, फंक्शंस चैप्टर में अब क्या होता है प्रोग्राम, एक रिकर्सिव फंक्शन का एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होता है। तो रिकर्सिव फंक्शन का एक प्रोग्राम आ सकता है, तो इसीलिए इसको लिखते हैं यहाँ पे 6 मार्क्स का एक प्रोग्राम आ सकता है इस चैप्टर से। उसके बाद मॉड्यूल नंबर 4 जो है एरेज एंड स्ट्रिंग्स, इसमें से थियोरी आने का चांसेस बहुत कम है। आया तो भी एक ही क्वेश्चन आ सकता है थियोरी का, और बाकी पूरा प्रोग्राम्स आएगा। प्रोग्राम्स कितने मार्क्स के आ सकते हैं इस चैप्टर से, इस चैप्टर से प्रोग्राम्स आ सकते हैं कंप्लीट 20 मार्क्स के सिर्फ प्रोग्राम आ सकते हैं। तो यहाँ पे 20 मार्क्स के प्रोग्राम्स लिखे, इसलिए पी लिखा है यहाँ पे, और 20 मार्क्स है यहाँ पे। और फिर बचा ये स्ट्रक्चर एंड यूनियन। स्ट्रक्चर का भी एक क्वेश्चन प्रोग्राम के लिए फिक्स ही होता है हर एक पेपर में, तो यहाँ पर भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं एक प्रोग्राम आ सकता है इस चैप्टर से, और वो जो कि होगा 6 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे लिखते हैं 6 मार्क्स का प्रोग्राम होगा। तो इस तरह से हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि ये वेटेज है जो कि टोटल 90 मार्क्स का होता है। इसमें से अपने को 60 मार्क्स का मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है। तो एक बार जरा इसको कैलकुलेट करो ये कितना होता है। तो ये कितना होता है, अभी तक अपना थियोरी कितना हुआ था, 43 मार्क्स का थियोरी हुआ था।
43 प्लस 12 तो 45 और ये 55, 55 प्लस 6 61, 61 प्लस 20 71, 81 और 81 प्लस 6 87। तो ये आसपास 90 मार्क्स के आसपास ही होता है। तो थोड़ा सा वैरी करेगा इसमें, लेकिन ऐसा ही कुछ ऑर्डर रहेगा, ऐसा ही कुछ इतने मार्क्स का रहेगा थियोरी और प्रोग्राम्स। अपने को बस अभी इतना याद रखना है, थियोरी कितने मार्क्स का आएगा, थियोरी 45% और प्रोग्राम्स 55%। मतलब हम लोग जो अटेम्प्ट कर रहे हैं 60 मार्क्स के पेपर के लिए, उसमें से अपने को कम से कम 30 से लेकर 32 मार्क्स तक सिर्फ प्रोग्राम्स अटेम्प्ट करना है, और बाकी बचा हुआ 28 मार्क्स तक अपने को थियोरी अटेम्प्ट करना है। तो ये क्लियर हुआ। और पासिंग के लिए इस सब्जेक्ट में पासिंग कितना है, 60 मार्क्स का पेपर है, मतलब पासिंग 40% होता है, वो कितना होता है 24 मार्क्स अपना पासिंग होता है इस सब्जेक्ट में। तो हम लोग थियोरी के बेस पे पास हो भी सकते हैं और पास नहीं भी हो सकते। कोई कोई रहेगा जो सिर्फ थियोरी करके जाएगा, तो थियोरी के बेस पे कोई कोई पास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और नहीं क्यों हो सकता है ऐसा बोला मैंने, क्योंकि थियोरी में कभी फुल मार्क्स नहीं मिलते। चाहे कितनी भी अच्छी थियोरी लिखो, कितना भी अच्छा प्रेजेंट करो, थियोरी में कभी भी फुल मार्क्स नहीं मिलते। तो इसीलिए सिर्फ थियोरी के भरोसे के ऊपर पेपर पे नहीं जाना है। जो प्रोग्राम्स डेफिनेटली आते हैं वैसे प्रोग्राम्स तो करने हैं। अगर अपने को प्रोग्राम्स नहीं आते थोड़े भी, तो डेफिनेटली कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो हमेशा पेपर में आते हैं उस टाइप के, तो वैसे प्रोग्राम्स अपने को करने हैं। वैसे प्रोग्राम्स कौन से होते हैं, जैसे इस स्ट्रक्चर में एक प्रोग्राम होता है, वो फिक्स उसका फॉर्मेट है, तो ये प्रोग्राम अपने को एक करना चाहिए। और यहाँ पे एक फंक्शंस में रिकर्सिव फंक्शन का एक प्रोग्राम हमेशा आता है क्वेश्चन में, तो वैसे प्रोग्राम्स अपने को करने चाहिए। या फिर हम लोग बेसिक वाले प्रोग्राम्स कर सकते हैं, लेकिन अपने को प्रोग्राम्स स्किप नहीं करना है, अपने को थियोरी पढ़ना ही है और थियोरी के साथ प्रोग्राम भी पढ़ना है। और सिर्फ ऐसा भी नहीं करना है कि सिर्फ प्रोग्राम्स पढ़े और थियोरी नहीं पढ़े, प्रोग्राम और थियोरी दोनों ही इंपॉर्टेंट है और दोनों को साथ लेके अपने को चलना है। तो अभी हम लोग ये जो मॉड्यूल वाइज है, मॉड्यूल वाइज अभी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट मॉड्यूल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग मॉड्यूल नंबर 1 के यहाँ पे सारे क्वेश्चंस लिखते हैं अभी, तो इसको अभी इरेज करते हैं और मॉड्यूल नंबर 1 के क्वेश्चंस लिखते हैं। फंडामेंटल्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग के ये है इंपॉर्टेंट थियोरी वाले क्वेश्चंस। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फ्लो चार्ट, एक्सप्लेन डिफरेंट सिंबल्स इन फ्लो चार्ट, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है एक्सप्लेन डेटा टाइप्स अवेलेबल इन सी। थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन विथ एग्जांपल लेफ्ट एंड राइट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर और राइट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर, उसको एक्सप्लेन करना है एग्जांपल के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है एक्सप्लेन कंडीशनल ऑपरेटर विथ एग्जांपल। और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इस फर्स्ट चैप्टर में से। फर्स्ट चैप्टर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें सारे बेसिक्स क्लियर होते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर को जितने अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं उतने अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि ऐसा लगेगा क्योंकि इसमें बहुत सारी थियोरी है, बहुत सारा समझना पड़ता है, तो उसको वो रीड करके ही ज्यादा समझेगा। जितना फर्स्ट टाइम रीड करोगे, सेकेंड टाइम रीड करोगे, उतना अच्छे क्लैरिटी से उसको समझेगा। अभी तुम लोग के पास जो भी है, पीडीएफ है, बुक है, जो भी है, बस वो फर्स्ट चैप्टर को ना कंप्लीट रीड करो एक बार, फिर और एक बार रीड करो, एक एक टॉपिक को दो दो बार रीड करो, फिर उसको अच्छे से क्लैरिटी आएगा। फिर तुम लोग को ये क्वेश्चंस भी बहुत इजी जाएंगे। और इसके साथ भी फर्स्ट चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं वो और भी करने होते हैं, लेकिन इतने बेसिक्स तो ये वाले तो करनी ही है, और इसके साथ और भी क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद इस जो फर्स्ट चैप्टर में बेसिक प्रोग्राम्स आते हैं, वो इस टाइप के प्रोग्राम्स आते हैं, जैसे कि राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले ऑल प्राइम नंबर्स फ्रॉम 100 to 500, ऐसे टाइप का एक प्रोग्राम आता है। उसके बाद है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। उसके बाद एक और प्रोग्राम का टाइप है इसमें, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर एंड चेक वेदर इट इज अ आर्मस्ट्रांग नंबर और नॉट। तो वो चेक करना अपने को, उसका लॉजिक बना के लिखना है। तो ये सब बहुत इजी वाले प्रोग्राम्स है। एक बार इसका थियोरी आ गया ना फर्स्ट चैप्टर में, मेन वही है, समझना पड़ता है अपने को, सब समझा ना अपने को, तो ये प्रोग्राम्स लिखना भी कुछ मुश्किल नहीं है। प्रोग्राम्स में बस छोटा छोटा सिंपल सिंपल सा लॉजिक है, वो लॉजिक एक बार समझा तो ये सब प्रोग्राम्स अपने को बहुत सिंपल सिंपल लगेंगे। तो ये है फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उसके बाद अभी सेकंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे लिखते हैं, तो इसको अभी इरेज करते हैं।
मॉड्यूल नंबर 2 कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, जिसमें से सिर्फ एक ही थियरी क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है, तो उसके क्वेश्चंस देखते हैं थियरी वाले क्वेश्चन। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है डिफरेंस बिटवीन एंट्री कंट्रोल एंड एग्जिट कंट्रोल लूप। तो ये वाला क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, डिफरेंस बिटवीन एंट्री कंट्रोल एंड एग्जिट कंट्रोल लूप। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन ब्रेक कंटिन्यू एंड गो टू। इन स्टेटमेंट्स को अपने को एक्सप्लेन करना है। और उसके बाद थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो है डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन में अपने को कम से कम 5 मार्क्स के लिए 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया तो 8 पॉइंट्स लिखने होते हैं। और उसके बाद अभी हम लोग डिस्कस करते हैं मॉड्यूल नंबर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मॉड्यूल नंबर 3 में 13 मार्क्स तक की थियोरी आती है, 13 मार्क्स से लेके 15 मार्क्स तक की थियोरी। और सिर्फ एक प्रोग्राम आता है रिकर्सिव फंक्शन के ऊपर। तो उसके क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज रिकर्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन द नीड ऑफ फंक्शन प्रोटोटाइप विथ एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन विथ सिंटैक्स एंड एग्जाम्पल मल्टीवे ब्रांचिंग स्टेटमेंट। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें एक्सप्लेन लाइब्रेरी फंक्शंस विद एग्जाम्पल। तो ये सारे फंक्शंस है, इसको अपने को एग्जाम्पल कर एक्सप्लेन करना है। और उसके बाद इस चैप्टर में जो दो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स है वो इस टाइप के हो गए। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड जीसीडी ऑफ टू नंबर्स यूजिंग रिकर्शन फंक्शन। और उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है इस चैप्टर में, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर यूजिंग फंक्शन। तो ऐसे दो टाइप के प्रोग्राम्स होते हैं इस चैप्टर में। इन दोनों में से कोई भी एक टाइप आ सकता है। 6 मार्क्स के लिए एक प्रोग्राम आता ही है इस चैप्टर में से। तो ये है मॉड्यूल नंबर 2 और मॉड्यूल नंबर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थियोरी और प्रोग्राम्स के। इसके बाद मॉड्यूल नंबर 3 के क्वेश्चन, मॉड्यूल नंबर 4 के अभी क्वेश्चंस देखेंगे। तो इसको अभी इरेज करते हैं। मॉड्यूल नंबर 4 एरेज एंड स्ट्रिंग्स, इस मॉड्यूल के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और ये जो मॉड्यूल है वो कंप्लीट प्रोग्रामिंग वाला मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल से ज़्यादा प्रोग्राम से क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे 20 मार्क्स के प्रोग्राम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं, इस टाइप के होते हैं। और इस मॉड्यूल में एक थियोरी का क्वेश्चन है जो आ सकता है या फिर आ भी नहीं सकता, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वो क्वेश्चन फर्स्ट ही लिखा है इसीलिए। और वो क्वेश्चन है एक्सप्लेन कंपाइल टाइम एंड रन टाइम इनिशियलाइजेशन ऑफ एन एरे। ये थियोरी का क्वेश्चन है, ये कभी पूछा भी जाता है और कभी नहीं भी पूछा जाता है, इसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन ऐसे टाइप के प्रोग्राम्स हमेशा पूछे जाते हैं इस एरे और स्ट्रिंग वाले मॉड्यूल में। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है या फिर फर्स्ट प्रोग्राम है वो है राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर एंटर्ड स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम और नॉट। और क्वेश्चन नंबर 2 का प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एवरेज ऑफ एन एलिमेंट यूजिंग एन एरे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग विदाउट स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक और नॉट। ये हो गया मॉड्यूल नंबर 4 एरेज एंड स्ट्रिंग्स के प्रोग्राम्स। और ऐसे टाइप के प्रोग्राम्स आते हैं जनरली पेपर में। उसके बाद मॉड्यूल नंबर 5 जो कि लास्ट मॉड्यूल है अपने इस रेड्यूस सिलेबस में, वो है स्ट्रक्चर एंड यूनियन। इसमें एक थियोरी का क्वेश्चन आता है और एक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन आता है। एक थियोरी और एक प्रोग्राम। 5 मार्क्स का थियोरी का क्वेश्चन और 6 मार्क का प्रोग्राम वाला क्वेश्चन आता है। तो उसमें थ्योरी का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन, जो कि हमेशा आता है। डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन 5 मार्क्स के लिए थ्योरी का क्वेश्चन है। तो 10 पॉइंट्स लिखो तो अच्छा रहेगा। तो उस हिसाब से लिखना है अपने को, मिनिमम 8 मैक्सिमम 10 पॉइंट्स लिखना है। और उसके बाद जो प्रोग्राम का क्वेश्चन है, इस टाइप के प्रोग्राम का क्वेश्चन आता है उसमें राइट अ प्रोग्राम टू स्टोर इन्फॉर्मेशन ऑफ 10 स्टूडेंट्स यूजिंग स्ट्रक्चर। और इन्फॉर्मेशन इंक्लूड्स क्या क्या है, रोल नंबर, नेम, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो ऐसा प्रोग्राम अपने को इस टाइप का प्रोग्राम आता है स्ट्रक्चर के ऊपर। तो ये थे मॉड्यूल नंबर 4 और मॉड्यूल नंबर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे अभी तक हम लोग ने डिस्कस किए। लेकिन पेपर में क्या आता है, पेपर में थियोरी और प्रोग्राम दोनों का कॉम्बिनेशन ही आता है। हम लोग ने स्टार्टिंग में, अभी तो यहाँ पे रेज हुआ है, स्टार्टिंग में यहाँ पे डिस्कस क्या किया था, मॉड्यूल नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक, क्वेश्चन नंबर 6 तक, क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक, हर एक क्वेश्चन में 3 सब क्वेश्चन होंगे।
तीन सब क्वेश्चंस के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी फिक्स है। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन होगा वो 6 मार्क्स का, सेकंड वाला क्वेश्चन होगा मतलब क्वेश्चन नंबर 2A जो होगा वो होगा 6 मार्क्स का, 6 मार्क्स के लिए जनरली वो प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 2B जो होगा वो होगा 5 मार्क्स के लिए, हो सकता है वो थियोरी के लिए क्वेश्चन आ जाए। और क्वेश्चन नंबर 2C जो होगा वो होगा प्रोग्रामिंग के लिए एक क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 2C, या फिर प्रोग्राम का आउटपुट निकालने वाला क्वेश्चन होगा। और ऐसे ही ऑर्डर फॉलो होगा क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 में भी। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि दो थियोरी के क्वेश्चन आ जाए और एक प्रोग्राम का क्वेश्चन पूछे, लेकिन यही दो ही ऑप्शन पॉसिबल है। मतलब दो थियोरी और एक प्रोग्राम, या फिर दो प्रोग्राम एक थियोरी, यही पॉसिबल है। तो इतना अपने को प्रिपेयर करना है इस सी प्रोग्राम के सब्जेक्ट में। और ये जो सी प्रोग्राम का सब्जेक्ट है ये सेकंड लास्ट मेन पेपर है। और इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट है, वो तो 40 मार्क्स वाला पीसी का सब्जेक्ट है, उसका तो इतना कुछ है नहीं, तो वो आराम से हो जाएगा। और इस सब्जेक्ट के लिए अपने को अभी हॉलीडेज मिले हैं, छुट्टी मिली है, तो इन हॉलीडेज का अपने को यूटिलाइज अच्छे से करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने को आगे पे ढकलना चाहिए, अपने को अभी से प्रिपरेशन करना चाहिए, ताकि अपने को लास्ट मोमेंट पे कोई भी एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ना ना पड़े। हम लोग अभी से प्लानिंग करके चलेंगे तो वो अच्छा रहेगा। जैसे कि जितनी थियोरी है, जितनी कम से कम 2-3 मॉड्यूल की थियोरी, वो अभी के अभी कर लो। आज और कल सुबह या कल दोपहर तक उतनी थियोरी अपनी रीड करके होनी चाहिए एक बार। तो एक बार अपने को थियोरी समझने लगा ना, तो अपने प्रोग्राम्स आसानी से हो सकते हैं, मतलब एक स्टार्ट तो मिल सकता है अपनी प्रोग्रामिंग के लिए। अभी तक कुछ कुछ लोग ऐसे हो गए जिन लोग ने प्रोग्रामिंग जरा भी स्टार्ट नहीं की है, तो कोई बात नहीं, अभी स्टार्ट किए तो भी हो सकता है। और कुछ कुछ रहेगा जिसका सब कुछ प्रोग्रामिंग का हुआ रहेगा। तो अभी तक जिसने भी स्टार्ट नहीं किया है, मतलब सेमेस्टर जब से चालू हुआ है अभी तक, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2-3 दिन में 2-3 दिन का हॉलीडे है, आराम से हो सकता है। और इंजीनियर्स की खासियत ही होती है एग्जाम के 2-3 दिन पहले पढ़ने की, और एक रात पहले पढ़ने की। तो इतना कुछ प्रॉब्लम तो है नहीं, और अपने को छुट्टी भी बहुत सारी है, तो इतना हो तो जाएगा। लेकिन अपने को जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है इसको, मतलब लास्ट मोमेंट तक ढकलना नहीं है। मतलब एग्जाम के दिन, मतलब 10:30 को अगले दिन पेपर है, और रात के अभी हम लोग 4-5 बजे तक जागे हैं, तो वैसा नहीं करना है अपने को। क्योंकि नींद भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई कोई लोग पूरी रात भर जागते हैं और एग्जाम लिखने जाते हैं, तो कभी कभी एग्जाम में नींद आ सकती है ज्यादा अगर रात भर जागे तो। एक आध बार से वैसे कुछ होगा नहीं, लेकिन उतना लास्ट मोमेंट तक अपने को लेके नहीं जाना है। कम से कम मैक्सिमम ट्राई करो। सपोज करना, मतलब अभी अपना एग्जाम कभी है, 27th को है, 27 जून को। तो 26 जून के शाम के 7 बजे तक कंप्लीट अपना पोजीशन होना चाहिए। उसके बाद कुछ भी नया टॉपिक पढ़ना नहीं चाहिए अपने को। उस टाइम तक ही अपना जितना रिवीजन और बाकी सब जितना पढ़ना था, जितने नए चैप्टर्स करने थे, जितने नए टाइप्स के प्रोग्राम देखने थे, 26 जून शाम के 7 बजे तक ही अपना कंप्लीट होना चाहिए। और 27 जून को सुबह 10:30 को अपना पेपर रहेगा। और इस सब्जेक्ट के बाद ये जो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में अभी हो तुम लोग, और फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग ही सबसे डिफिकल्ट है 4 साल के इंजीनियरिंग में। और ऊपर से तुम लोग के लिए और भी डिफिकल्ट क्यों था, क्योंकि तुम लोग को टाइम भी बहुत कम मिला था। मतलब एक्चुअल में सेमेस्टर देखा जाए तो कितना होता है, 6 महीने का सेमेस्टर बोला जाता है, लेकिन तुम लोग के लिए 6-7 महीने में पूरा 2 सेमेस्टर कंप्लीट हो रहा है। तुम लोग का सेमेस्टर कभी चालू हुआ था, फर्स्ट सेमेस्टर कभी चालू हुआ था? ऑलमोस्ट नवंबर 15 या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में एक्चुअल में चालू हुआ था, दिसंबर से लेके अभी जून तक। ये 6 महीने में ही तुम लोग के दोनों सेमेस्टर कंप्लीट हो रहे हैं, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग कंप्लीट हो रहा है। इसीलिए तुम लोग अपने आप को थोड़ा सुपीरियर समझो, क्योंकि इतने कम टाइम में प्रिपरेशन करना। और ये फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग, 4 साल के इंजीनियरिंग में मुंबई यूनिवर्सिटी में सबसे डिफिकल्ट माना जाता है फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग। फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग अगर अपनी कंप्लीट होती है, पूरी ऑल क्लियर के साथ कंप्लीट होती है, तो इसका मतलब ऐसा समझो कि तुम लोग 40% इंजीनियरिंग की डिग्री की रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर चुके हो। बाकी सिर्फ बचा है 60% बचा है। नहीं तो ऐसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना होता है, 4 साल की इंजीनियरिंग होती है, फर्स्ट ईयर कंप्लीट मतलब 25% कंप्लीट, ऐसा हम लोग दिखने में दिखता है। लेकिन एक्चुअल में वैसा नहीं है। फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, इसका मतलब तुम लोग ने 40% इंजीनियर ऑलरेडी बन चुके हो। बाकी सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल इतना कुछ मुश्किल है नहीं। सेकेंड और फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में
जो पेपर चेक होते हैं वो यूनिवर्सिटी में चेक होते हैं, मतलब कहीं भी पेपर जाते हैं और बहुत सारा ये हो सकता है, मतलब मिसप्लेस भी पेपर होते हैं, मार्क्स भी रिवाइज में जाना पड़ता है। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में पेपर कॉलेज में ही चेक करते हैं। पेपर सेट यूनिवर्सिटी करती है, लेकिन पेपर जो चेकिंग रहता है वो कॉलेज में ही होता है। इसीलिए सेकेंड और थर्ड ईयर में इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता। फाइनल ईयर में फिर से यूनिवर्सिटी में पेपर जाता है चेकिंग के लिए। लेकिन अभी जो यूनिवर्सिटी का रिजल्ट लगा है फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का, जो हर साल इतना ही लगता है, पास का रिजल्ट कितना लगा था, 30 से लेके 32% तक। इसका मतलब फेल कितने स्टूडेंट्स हुए, ऑलमोस्ट 70% स्टूडेंट्स फेल हुए। और वही जब यही स्टूडेंट्स जब भी फाइनल ईयर में पहुंचते हैं, फाइनल ईयर का जो रिजल्ट आता है मुंबई यूनिवर्सिटी का फाइनल ईयर इंजीनियरिंग का, वो 98% रिजल्ट होता है। तो फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर के रिजल्ट में कितना फर्क होता है। इसीलिए फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट माना जाता है। और मुंबई यूनिवर्सिटी में है भी फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग डिफिकल्ट, क्योंकि अभी तक सेमेस्टर 1 में तुम लोग के सब्जेक्ट्स कैसे थे, BEE मैकेनिक्स, BEE था, मैकेनिक्स था और M1 था। तीनों मैथमेटिकल सब्जेक्ट, तीनों न्यूमेरिकल सब्जेक्ट। वही सेमेस्टर 2 में मैथ्स 2 था, और ड्राइंग तो अलग ही है, वो नहीं। लेकिन सेमेस्टर 1 में BEE मैकेनिक्स और M1 तीनों सब्जेक्ट न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट थे, और इसीलिए डिफिकल्ट जाता है। लेकिन सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में ऐसा नहीं होता, ज़्यादा थियोरी के सब्जेक्ट्स ज़्यादा इंट्रोड्यूस होते हैं। तो वो अपने लिए इंजीनियरिंग क्लियर करना बहुत ईजी हो जाता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। तो ऐसा भी नहीं है कि अभी फर्स्ट ईयर डिफिकल्ट जा रहा है तो सेकेंड ईयर कैसा जाएगा। फर्स्ट ईयर के कंपैरिजन में सेकेंड ईयर बहुत ईजी जाएगा, सेकेंड ईयर के कंपैरिजन में थर्ड ईयर बहुत ईजी जाएगा। और फाइनल ईयर तो कॉलेज भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही निकल जाएगा फाइनल ईयर। तो इसलिए ज़्यादा कुछ है नहीं। फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग पे कंप्लीट क्लियर करने पे ध्यान दो। अभी तो टाइम अच्छा है अपना, कि सेमेस्टर 2 के लिए टाइम अच्छा मिल रहा था, सेमेस्टर 2 फटाफट हो गया। अभी सेमेस्टर 1 में जितने भी केटी से लगी है उसको सॉल्व करने पे ऊपर पहला ध्यान दो, क्योंकि अभी बाकी टेंशन है नहीं, कॉलेज भी चालू नहीं होने वाला है और अपना रिजल्ट भी अभी लेट लगा था। तो कंप्लीट प्रिपरेशन जो इतना भी है सेमेस्टर 1 के केटी, जितना भी 2 केटी है, 3 केटी है या 5 के 5 केटी है, उसके लिए प्रिपेयर करो अच्छे से और उसको अभी निकालने के लिए ट्राई करो। उसको नेक्स्ट सेमेस्टर में लेके मत जाओ, और क्योंकि आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होगा फिर रेगुलर के सब्जेक्ट और फिर ये केटी वाले सब्जेक्ट्स। और तुम लोग का भी जो इंजीनियरिंग का बैच है, वो इंजीनियरिंग का बैच तुम लोग कौन सा हो, तुम लोग वही बैच हो ना कि जिसका 10th स्टैंडर्ड में जो बोर्ड एग्जाम्स था वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया था और सिर्फ एक ज्योग्राफी का पेपर बचा था। तुम लोग शायद से वही वाले बैच के हो। तुम लोग का एक ज्योग्राफी का पेपर बचा था, उसके बाद तुम लोग का 11th कंप्लीट ऑनलाइन हुआ और 12th भी ऑफलाइन हुआ, मतलब तुम लोग का 10th भी ऑफलाइन हुआ, सिर्फ एक पेपर नहीं हुआ था। और 12th भी ऑफलाइन हुआ। फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का सेमेस्टर 1 भी ऑफलाइन हुआ, सेमेस्टर 2 भी ऑफलाइन हुआ। तो तुम लोग तुम लोग ठीक हो, वही बैच हो फिर, मतलब तुम लोग का नसीब बहुत खराब था। मतलब तुम लोग की आगे वाली बैच का नसीब बहुत अच्छा था, और तुम्हारे आगे वाली बैच का नसीब अच्छा था, क्योंकि अभी इससे पहले जिन लोग इंजीनियरिंग में है अभी, जो अभी थर्ड ईयर में गए हैं, उन लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर ऑनलाइन हुआ था पूरा, और सेकेंड सेमेस्टर में क्वेश्चन बैंक में ली थी और क्वेश्चन बैंक से ही पेपर आया था पूरा। तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ये सब चीजें ना, अपने ऐसा मत समझो कि हमारा नसीब खराब है या ये है। ऐसा समझो कि चैलेंज है ये, और चैलेंज को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। क्योंकि जितना चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे उतना ही लाइफ में आगे बढ़ोगे। क्योंकि ये सब जो इंजीनियरिंग है, ये सब जो अभी इतने सारे सब्जेक्ट, एक दो दिन की छुट्टी है, इतने सारे सब्जेक्ट अभी तुम लोग कर रहे हो, इससे इससे प्रेशर हैंडल करने को अपने को आता है। मतलब प्रेशर में कैसे एक्ट करना है, प्रेशर को कैसे हैंडल करना है। अभी ग्राफिक्स के लिए सिर्फ एक दिन का छुट्टी था, किसी किसी का कुछ भी पढ़ा नहीं है, लेकिन उसने भी अच्छे से पढ़ाई किया रहेगा, सिलेक्टेड टॉपिक्स किए रहेंगे, आज उसका पेपर अच्छा गया है। तो इसीलिए इंजीनियरिंग का मतलब प्रेशर हैंडलिंग होता है, और प्रेशर हैंडलिंग को कैसे इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करते हैं वो इंजीनियरिंग सिखाती है। बाकी के कोर्सेज में इतना प्रेशर नहीं होता, लेकिन इंजीनियरिंग में कम से कम लास्ट मोमेंट तक बहुत प्रेशर हो जाता है, क्योंकि अपने को इतने सारे असाइनमेंट सबमिट करने हैं, और कॉलेज में तो बिल्कुल टाइम मिलता ही नहीं, उसके बाद ट्रैवलिंग का टाइम होता है। अभी मुंबई में
पर्टिकुलरली मुंबई में, मुंबई में या फिर नवी मुंबई में इंजीनियरिंग कर रहे हो तो ट्रैवलिंग भी बहुत करते रहिए। कॉलेज जाने के लिए 1 घंटा या 1.5 घंटा, कॉलेज से आने के लिए 1 घंटा 1.5 घंटा, उधर भी अपना टाइम जा रहा है। तो उसको सब कैलकुलेट करके, तो प्रेशर तो बहुत ज़्यादा है और उस प्रेशर को हैंडल करके इंजीनियर बनता है। और कोई बात नहीं, इंजीनियरिंग है तो फर्स्ट ईयर बस मुश्किल लगेगा। फर्स्ट ईयर अभी तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, अभी तुम लोग का फर्स्ट ईयर। तो जितना भी बच्चा है अभी, ये सी प्रोग्रामिंग का पेपर बच्चा है, उसको अच्छे से करो। और बाकी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर कुछ नहीं है इतना ज़्यादा, वो आराम से हो जाएगा। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है, पढ़ाई के अलावा भी दुनिया में बहुत सी चीज़ें हो रही है, उसके ऊपर भी अभी फोकस करना है। फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग कंप्लीट करो, केटी एग्जामिनेशन सॉल्व करो, फिर उसके बाद दुनिया में क्या चालू है उसको भी देखो। क्योंकि अभी बहुत सारे नए नए कोर्सेस आ रहे हैं, बहुत सारी नई नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज है। तो उसमें भी अपने को ट्राई करना चाहिए। ऐसा भी नहीं बनना है कि अपने को सिर्फ पढ़ाई करने के लिए आए तो ये सब्जेक्ट्स कर रहे हैं तो इतना ही करना है, इन सब्जेक्ट्स के बाहर भी बहुत कुछ करना है। और ऐसे ही अपन ग्रो हो गए। क्योंकि अगर सिर्फ इसके ऊपर फोकस रहेगा तो सिर्फ अपना थिंकिंग कैसे होगा, नैरो माइंडेड थिंकिंग होगा। बस अपने को जितनी पढ़ाई है, जितना सिलेबस में, उतना फोकस करके पढ़ाई कर रहे हो। ये सब ठीक है, अभी कर रहे हो, पेपर के लिए कर रहे हो, पेपर के 2-3 दिन पहले कर रहे हो, इतना ठीक है। लेकिन ये अप्रोच हमेशा काम नहीं करता। और एक्चुअल लाइफ में तो ये अप्रोच बिल्कुल भी काम नहीं करता कि इतना सिलेबस है और इतना ही तैयारी करनी है तो मेरा हो जाएगा। ये अप्रोच बहुत ही नैरो माइंडेड अप्रोच है। लेकिन ये सेमेस्टर होने के बाद बाकी चीज़ों को भी देखो। पहले सबसे फर्स्ट अपने अंदर देखो कि इंटरेस्ट किस में है, एक्चुअल में इंटरेस्ट किस में आ रहा है, इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट किस में जा रहा है इंजीनियरिंग के अलावा। क्योंकि इंजीनियरिंग में ही बहुत सारे और करियर है, इंजीनियरिंग में ही इंजीनियर ही बहुत सारे करियर अलग चूज करते हैं। क्योंकि ऐसा तुम लोग ने डायलॉग देखा रहेगा, हर जगह इंजीनियर ही होता है, कोई भी फील्ड में देखो तो इंजीनियर प्रेजेंट ही रहेगा। तो इसीलिए इंजीनियरिंग में स्कोप पहले भी बहुत था और अभी भी इंजीनियरिंग में स्कोप है। और इंजीनियरिंग में स्कोप अगर किसी को नहीं मिलता तो इंजीनियर जो बनता है वो अपनी लाइफ बहुत अच्छी कर लेता है, अपने लिए बहुत बढ़िया स्कोप बना लेता है इंजीनियरिंग के थ्रू ही। तो इसीलिए अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज बहुत है। लेकिन अभी क्या है, अभी के टाइम पे जो इतना अपने को सिलेबस मिला है उसको इफेक्टिवली कंप्लीट करना है और पेपर को अटेम्प्ट करके जाना है। बस इतना अपने को माइंड में होना चाहिए। बाकी कोई चीज़ों पे अभी ध्यान नहीं होना चाहिए, एग्जाम होने के बाद सब ध्यान जाएगा तो ठीक रहेगा। तो आज के लिए बस करते हैं। तो ये सी प्रोग्रामिंग के लिए ऑल द बेस्ट। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने सारे ग्रुप्स में शेयर करना, ताकि बाकी लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहुंचे सी प्रोग्रामिंग में कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। जो थियोरी है मैक्सिमम पार्ट है, मतलब 50% थियोरी कंसिडर कर सकते हो, 50% प्रोग्राम है। तो उसको भी कंसिडर करके ही अपने को सी प्रोग्रामिंग को अप्रोच करना है। तो थियोरी पहले रीड कर लो, जो फर्स्ट चैप्टर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर की पूरी थियोरी रीड कर लो, बुक पढ़ लो पूरा जो, या फिर तुम लोग के पास पीडीएफ आ रहे तो वो पीडीएफ को रीड करो, एक बार रीड करो, 2 बार रीड करो, समझेगा। फिर उसके बाद प्रोग्राम्स को अप्रोच करो, डायरेक्ट प्रोग्राम्स को अप्रोच करने मत जाओ, प्रोग्राम्स को अप्रोच करने से पहले थोड़ा बेसिक क्लियर करो, फिर प्रोग्राम्स को देखो। तो थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, थैंक यू।